तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फील्ड ऑफ व्यू। अभी एक आध लेक्चर अभी और अपना प्लेन मिरर चलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स पर। तो ये भी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब प्लेन मिरर के अंतर्गत ही आता है। तो आज का टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू। देखो बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू क्या है इसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, पर मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि ये जो टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। एक है इमेज फील्ड ऑफ व्यू, एक हम पढ़ेंगे इमेज फील्ड ऑफ व्यू, और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू, तभी ये टॉपिक हमें ढंग से समझ में आएगा। इसको दो पार्ट में अगर बांट के पढ़ें तो ही इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या है इमेज फील्ड ऑफ व्यू, क्या है ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू, उसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे, क्या इसमें पूछे जाएंगे बातें। तो पहले हम बात करेंगे इमेज फील्ड ऑफ व्यू। इमेज फील्ड ऑफ व्यू, तो हम अभी समझेंगे व्हाट इज इमेज फील्ड ऑफ व्यू। इमेज फील्ड ऑफ व्यू, तो बच्चों बेसिकली इमेज फील्ड ऑफ व्यू को अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज इमेज फील्ड ऑफ व्यू, तो आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द रीजन, वो जगह, वो रीजन जहां से एक पर्टिकुलर इमेज को देखा जा सकता हो। कहने का मतलब कि मान लीजिए अभी प्लेन मिरर के टर्म्स में बात कर रहा हूं कि प्लेन मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया। प्लेन मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया। वो जो इमेज बनाया, प्लेन मिरर का साइज कितना भी हो वो इमेज तो पूरा बनाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम कल बात कर चुके हैं कि प्लेन मिरर का साइज कुछ भी हो वो इमेज तो पूरा बनाएगा। अब उस इमेज को हर कोई नहीं देख पाएगा, तो जहां जहां से वो इमेज विजिबल हो, जहां जहां से वो इमेज विजिबल हो, उन रीजन्स को हम कहते हैं, उन रीजन्स को कहते हैं अपन इमेज फील्ड ऑफ व्यू। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इसको एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे आप वापस से कि इट इज द रीजन, इट इज द रीजन फ्रॉम वेयर a particular image is visible. It is the reason from where a particular image is visible. कहां से एक पर्टिकुलर इमेज विजिबल है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए छोटा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं इसको मैं। जैसे बच्चों मान लो कि ये कोई प्लेन मिरर है, लेट अस से दिस इज अ प्लेन मिरर, और यहां पर ऑब्जेक्ट है। लेट अस से प्लेन मिरर को और थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये प्लेन मिरर लेट अस से, और ये है ऑब्जेक्ट हमारा। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं आपसे अगर बोलूं कि इसका इमेज फॉर्मेशन दिखाओ, तो लास्ट वाली क्लास में ऑलरेडी हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इमेज फॉर्मेशन अगर मैं शो करूंगा, इफ आई शो इमेज फॉर्मेशन, तो कैसे शो करूंगा? तो इमेज फॉर्मेशन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि कोई भी दो रे ले लो और आप उन रे को चुनो। हालांकि मैं कोई भी दो रे लेके बना सकता हूं, हालांकि आपको पता है कि ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे मान लेते हैं, वर्टिकल है मिरर, और जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो लाइन जॉइनिंग है यहां कहीं होगी, वो परपेंडिकुलर होगा इस पे मिरर के। तो ये इमेज है लेटर से, और ये ऑब्जेक्ट। कोई भी दो रे से मैं ये इमेज फॉर्मेशन दिखा सकता था, बट मैं जानबूझ करके उस दो रे में इंटरेस्टेड हूं, उस दो रेज में इंटरेस्टेड हूं जो मिरर के एक्सट्रीम से पास हो रही हो, एक्सट्रीम पे टकरा रही हो, मिरर के एक्सट्रीम पे, इस वाले एक्सट्रीम पे और इस वाले एक्सट्रीम पे। तो पहले मैं उस रे को चुनता हूं जो मिरर के इस वाले एक्सट्रीम पर है। तो बनाता हूं यहां पर मैं, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये वो रे बनाया मैंने जो मिरर के इस वाले एक्सट्रीम पर है, और कुछ यहां से पास होता हुआ और फिर इसको यू बना दे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, और एक दूसरा रे ले रहा हूं जो मिरर के इस एक्सट्रीम पर है, और फिर से ये। तो आप देख सकते हैं ये जो दो रे में बनाई है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाला और ये वाला। आप ध्यान से सोचें, क्या इस रीजन में कोई रिफ्लेक्टेड रे होगा? नहीं। क्या इस वाले रिफ्लेक्टेड रे के इधर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो मिरर से जब भी टकराएंगे तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ही कहीं टकराएंगे, वो सारे इस रीजन में होंगे।
इस वाले रिफ्लेक्टेड रे जो कि इस वाले एक्सट्रीम से निकल रहा है, इधर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, इसके इधर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस वाले मीडियम में, लेटस से कोई ऑब्जर्वर है इस वाले मीडियम में, इस वाले रीजन में, ये रीजन जो है, ये रीजन है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू किसका फील्ड ऑफ व्यू है? ऑब्जर्वर, सॉरी, इमेज फील्ड ऑफ व्यू। इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कि ये जो इमेज है वो उन्हीं ऑब्जर्वर्स को दिखाई पड़ेगी जो इस रीजन में है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है इमेज फील्ड ऑफ व्यू। इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू, इस रीजन से ये इमेज दिखाई पड़ जाएगी। लेट अस से ये ऑब्जर्वर 1 है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है इस वाले रीजन में, लेट अस से ऑब्जर्वर 2, और इस वाले रीजन में कोई ऑब्जर्वर है लेट अस से, और लेट अस से ये है ऑब्जर्वर 3। तो आप सोच सकते हो कि ऑब्जर्वर 1 विल बी एबल टू सी द इमेज, विल सी द इमेज, सी द इमेज। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आंखों में जाएंगी, कुछ ना कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में जाएंगी और वो उसको यहां से आती हुई दिखाई पड़ रही होंगी। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? रिफ्लेक्टेड कोई भी दो, ये तो मैंने एक्सट्रीम दिखाया, खूब सारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आंखों में जाएंगी, उसको ट्रेस बैक करेगा तो उसको यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है O3 या यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है O2, इनकी आंखों में कोई रिफ्लेक्टेड रेज ही नहीं जा रही होंगी। तो O2 एंड O3 will not be able to view image। तो ये है तरीका इमेज फील्ड ऑफ व्यू बनाने का, या इसको कहते हैं इमेज फील्ड ऑफ। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इमेज फील्ड ऑफ व्यू। तो बच्चों, अगर किसी भी केस में आपको इमेज फील्ड ऑफ व्यू बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो? कुछ नहीं करना है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि लेट अस से ये कोई मिरर है यहां पे रखा हुआ, प्लेन मिरर, और कोई आपसे बोल दे कि ये रहा ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ इमेज फील्ड ऑफ व्यू, ऐसा बोल दे कि इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करो। तो आप तो क्या करो, पहले इमेज बना लो इसका। आपको पता है इमेज यहाँ कहीं बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही दूर इमेज होगा। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और फिर आप एक्सट्रीम पे रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ, एक्सट्रीम, मिरर के एक्सट्रीम पे रिफ्लेक्टेड रेज। उसके लिए आपको इंसिडेंट रे बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप तो ऐसे ट्रिक यूज कर लो क्या, कि आपको पता है रिफ्लेक्टेड रेज जो भी यहाँ से पास होंगी वो यहाँ इस इमेज से पास होती हुई, थोड़ा सा मिरर को और छोटा कर लेते हैं, आपको पता है जो भी रिफ्लेक्टेड रेज पास होंगी यहाँ से एक्सट्रीम से, कोई एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी, टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से जा रही होगी वो कहीं ना कहीं आ तो यहीं से रही होगी, इमेज से ही निकल के आ रही होगी। तो आप तो क्या करो, सीधा इमेज से एक लाइन बनाओ और मिरर के एक्सट्रीम से पास करा दो। ये हो गया एक, इसको फिर से ड्रॉ करता हूं एक बार, ये हो गया एक एक्सट्रीम का रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही एक इंसिडेंट रे यहां पे आती, रिफ्लेक्ट होके यूं जाती, पर ट्रेस बैक करने से यहां से आती हुई नजर आती। तो पहले ही आप इसको यहां से पास होता हुआ दिखा दो और फिर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो ये जो बच्चों रीजन बना है रिफ्लेक्टेड रेज से, ये जो रीजन बना है, दिस इज इमेज फील्ड ऑफ व्यू, इमेज फील्ड ऑफ व्यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से दो रिफ्लेक्टेड रेज चुनने हैं। आपको वो दो रिफ्लेक्टेड रेज चुनने हैं जो मिरर के एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हो। जो कहां से आ रहे हो? मिरर के एक्सट्रीम्स। क्योंकि बाकी जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ही होंगे। इधर कोई रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होगा तो इधर कोई भी ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा तो उसको ये इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी। वैसे इधर भी कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी। सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ही होंगे। तो इस वाले रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो उसको दिख जाएगा। तो 100 बातों की एक बात अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है तो कैसे करना है आपको तो क्या करना है, पहले इमेज बना लो और इमेज से ही एक्सट्रीम ऑफ द मिरर्स को जोड़ के लाइन आगे बढ़ा दो। पहले इमेज बना लो, फिर इमेज से ही मिरर के एक्सट्रीम को जोड़ते हुए ऐसे रे आगे बढ़ा दो। तो वो जो रे आगे बढ़ेगी वो और कुछ नहीं होगी, वो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज बन रही होंगी। आई होप आपको बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ता, पहले एक्सट्रीम पर इंसिडेंट रे दिखाते, फिर आप बोलते ये रहा रिफ्लेक्टेड, एक्सट्रीम का रिफ्लेक्टेड रे, मिरर के एक्सट्रीम, मिरर का एंड्स, एक्सट्रीम मतलब एंड्स, फिर आप यहां पर एक इंसिडेंट रे दिखाते, फिर बोलते ये हो गया एक्सट्रीम, मिरर के एक्सट्रीम से निकलता हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे अच्छा है कि आप इनको दिखाओ ही मत, और आसान हो जाएगा। आप तो क्या करो, इमेज से ही लाइंस बनाओ और मिरर के एक्सट्रीम्स को कनेक्ट करते हुए यहां से इमेज बना लिया, रफली इमेज ड्रॉ कर लिया और इमेज से ही ऐसे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया मिरर के एक्सट्रीम पर और से आगे बढ़ा दिया।
वैसे यहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया मिरर के एक्सट्रीम पर और आगे बढ़ा दिया, तो ये जो दो रे बनेंगे ये रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगे एक्सट्रीम वाले। आई होप आपको इमेज फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इसको मैं एक क्वेश्चन करके इसको और सीखते हैं अपन। यहीं पे लिखता हूं मैं एग्जांपल को। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा हो लिखने का तो आप इसको पॉज करके लिख लो, मैं इस फिगर को हटा रहा हूं यहां से। तो क्या है एग्जाम्पल बच्चों अपने पास? एग्जाम्पल ये है कि जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -1, मतलब x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट -1 है। अब यहां पर एक मिरर है जिसके एक्सट्रीम के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है। वी नो द एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिरर। क्या क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट है 2, -2, और ये वाला कोऑर्डिनेट है 4, -2। मतलब y कोऑर्डिनेट -2 है और x कोऑर्डिनेट यहां का 2 है, यहां का 4 है। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out length of image field of view, length of image field of view on x axis। x axis पर इमेज फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकालनी है। x axis पर इमेज के फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों एक बात आपको बता दूं मैं कि ये जो भी हमने बनाया है इसमें आपको पहले खुद से ट्राई करना है। ये जो भी फिगर बनाया खुद से फिगर बनाना है और खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है। फिर आप वीडियो को वापस से पॉज करके ट्राई करके वापस से वीडियो को ऑन करके सोल्यूशन वाला पार्ट को यहाँ पे देखें। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा कि एक्स एक्सिस पर इमेज फील्ड ऑफ व्यू की कितनी लेंथ है। एक्स एक्सिस पर इमेज फील्ड ऑफ व्यू की कितनी लेंथ है। तो पहले तो मैं इमेज फील्ड ऑफ व्यू बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा? मिरर हॉरिजॉन्टल है तो यहां पे कहीं पे इमेज बनेगी, अपने को पता है कहां बनेगी इमेज। आप खुद ही सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट मिरर से, मिरर का y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट मिरर का कितना है 2, मतलब -2 है। ये लेंथ कितनी है 2 और ये है 1, यहां से 1 पर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी कितनी है 1, तो यहां इमेज भी कितना नीचे बनेगा 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये x कोऑर्डिनेट तो 6 ही होगा और ये 1, 1 और 1 तो 3 हो गया, तो -3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ये बहुत आसान सी बात है, आप खुद भी सोच सकते थे इसको कि मिरर से एक ऊपर है ऑब्जेक्ट 1 यूनिट डिस्टेंस, तो इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे बनेगी। तो अब क्या है बच्चों, यहाँ का इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं। इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या सिखाया मैंने आपको कि इमेज से मिरर के एक्सट्रीम को जोड़ते हुए लाइन को आगे बढ़ा दो। तो करता हूं मैं वहीं पे, मिरर के एक्सट्रीम से इसको जोड़ा और इसको आगे बढ़ा देते हैं। वैसे यहां पर भी इसको जोड़ा यहां पर और आगे बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा लाइन सही नहीं बना, ऐसा कुछ। अब ये थोड़ा जगह का कमी है तो मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रे को। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब जैसे बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये है, ये रीजन पूरा कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। तो एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ कितनी है? आप अगर देखोगे एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ, तो ये लेंथ है एक्स एक्सिस पर इसकी। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लें तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। एक ट्राइंगल ये वाला, यहां ध्यान से देखें, ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ये, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी पॉइंट बोल देता हूं, ये आई पॉइंट है, और इसको सी पॉइंट बोल देता हूं, इसको डी पॉइंट। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? ट्राइंगल आई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आई डी सी। आप चेक कर सकते हैं, आई ए बी इज सिमिलर टू आई डी सी। वो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, पैरेलल लाइंस है और ये एंगल कॉमन ही है, तो ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आ जाएगी। तो अब लिखते हैं इसमें सिमिलैरिटी का रूल। तो जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की, इसका बेस कितना है? इसका बेस देखो, ये लेंथ कितनी है 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये लेंथ हो गई 2। तो इसका बेस, छोटे वाले का बेस अपॉन छोटे वाले का हाइट, छोटे वाले का हाइट देखो, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
तो ये लेंथ आएगी ना, ये लेंथ, छोटे वाले की हाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, बेस और हाइट, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितने के बराबर है 1। ये लेंथ देखो, ये कोऑर्डिनेट -3 है और ये कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई 1। तो 1 इक्वल टू बड़े वाले का बेस, बड़े वाले का बेस यही तो निकालना है, उसको b बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं, b डिवाइडेड बाय बड़े वाले का हाइट। तो बड़े वाले का हाइट ये लेंथ होगी, ये कितनी होगी, ये 1 है और मिरर का y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब -2 है ऐसे तो, डिस्टेंस 2 है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस 3 हो गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो b की जो वैल्यू आएगी 6 यूनिट्स। वो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इसलिए यूनिट्स लिख दिया मैंने। तो जो b लेंथ आई, b मतलब क्या, स्मॉल b जो निकाला मैंने, ये इमेज फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ है। x एक्सिस पर इमेज फील्ड ऑफ व्यू कितनी लेंथ बना रहा है, उसकी वैल्यू अपने को मिली 6 यूनिट्स। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इमेज फील्ड ऑफ व्यू को हैंडल करना। इस पर एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम ऑब्जर्वर्स फील्ड पर आगे बढ़ेंगे। तो जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट इमेज फील्ड ऑफ व्यू पर, वो कुछ ऐसा है बच्चों कि लेट अस से एक मिरर है अपने पास, यहां पर वी हैव अ मिरर, प्लेन मिरर, और यहां पर ऑब्जेक्ट है एक, और ये जो मिरर की लेंथ है, लेट अस से ये मिरर की लेंथ अपने को पता है, मिरर की लेंथ है l, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है मिरर से वो भी है l, और इसके सामने एक 3l डिस्टेंस पे, यहां से लेट अस से ये d मान लेते हैं इसको, 3l नहीं, ये d के टर्म्स में ही आंसर देना है अपने को। d दूरी पर एक ऐसे लाइन है, इस लाइन पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वो दौड़ रहा है, इज वॉकिंग इन द लाइन। ये खूब इनफाइनाइट लाइन है, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे ऊपर तक पूरा नीचे तक, ऐसे कोई इसकी पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, और ऑब्जर्वर इस पे दौड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है अपने पास। क्वेश्चन ये है कि इस लाइन को नाम देते हैं m', लेट अस से इस लाइन का नाम है m', यहाँ m' स्टार्टिंग से m', ये पूरी लाइन को m' कह रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस observer will be able to see the image of object formed by mirror। तो क्वेश्चन आप पहले नोट कर लें और खुद से ट्राई करें, पहले वीडियो को पॉज करके और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पे आए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब ये ऑब्जर्वर ऐसे मूव करेगा इस लाइन पर, तो कितने टाइम तक के लिए ऑब्जर्वर, कितने टाइम नहीं सॉरी कितने डिस्टेंस तक के लिए उस इमेज को, जो इमेज बनेगी वो देख पाएगा। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, इफ ऑब्जर्वर मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड u, फाइंड टाइम फॉर विच, या टाइम इंटरवल लिखना चाहिए था, टाइम इंटरवल फॉर विच he is able to view the image। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस तक के लिए वो देख पाएगा, इस लाइन के अलोंग कितने डिस्टेंस तक वो इमेज देख पाएगा, और दूसरा पार्ट कि टाइम, कितने टाइम तक वो इस पे जब चल रहा होगा ऑब्जर्वर, तो कितने टाइम तक के लिए वो इमेज को देख पाएगा। तो बच्चों आप खुद से ट्राई करें, पहले मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं इसके। तो सबसे पहले तो इमेज बना लें। आपको समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर इमेज को, ऐसे दिमाग में कैसे थॉट आएगा कि हमें इमेज फील्ड ऑफ व्यू सोचना चाहिए, तो वैसे ही थॉट आएगा कि एक पर्टिकुलर इमेज को देखने की अगर बात हो, जैसे इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, उसी इमेज को देखने की बात हो रही है, अलग अलग जगह से देखने की बात हो रही है, तो थॉट आता है दिमाग में कि इमेज फील्ड ऑफ व्यू है ये। तो एक पर्टिकुलर इमेज को देखने की बात हो तो यहां पे बनेगा इमेज इसका, आप देख सकते हैं। ये दूरी कितनी होगी बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट L दूरी पर है तो इमेज भी जो बनेगी वो L दूरी पे बनेगा। अब इसका इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं।
तो इमेज फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ता है, मैं थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमें पता है कि ये मिरर की लेंथ L दी हुई है और हमें पता है कि हमें एक्सट्रीम से इमेज है, ये इमेज है, इमेज से बनाते हुए एक लाइन बनाना है मिरर के एक्सट्रीम पर, उसी को आगे बढ़ाना है। तो यही कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि इसको थोड़ा सा और छोटा बनाता हूँ, वरना ये फिगर बोर्ड पे ढंग से नहीं आएगा। कुछ छोटा, मेरे को मैं छोटा बना रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। आप खुद से ड्रॉ करें एक बार इसको। तो यहाँ मिरर से, इमेज से मैंने लाइन ड्रॉ किया मिरर के एक्सट्रीम पर और इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। वैसे यहाँ पर भी इमेज से ही एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मिरर के एक्सट्रीम पर और इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। दीज आर रिफ्लेक्टेड रेस, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये वो लेंथ हो गई जो इमेज फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो रीजन मैंने बनाया है, दिस रीजन इज इमेज फील्ड ऑफ व्यू। तो इस वाले लाइन का इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर आएगा। तो वो हम सिमिलैरिटी से अगेन निकाल सकते हैं। ये दो ट्राइंगल आप सिमिलर कर लें, ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इस दो ट्राइंगल को आप सिमिलर कर लें तो इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट देखें, ये L हो गया, इमेज L दूरी पीछे बनाए क्योंकि ऑब्जेक्ट L दूरी आगे तो इमेज L दूरी पीछे, ये L हो गया। तो छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट L डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का बेस, वो भी L, क्योंकि जो मिरर की जो लेंथ है वो मैंने L क्वेश्चन में दे रखा था, तो अपॉन L इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट। बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट आप देख सकते हैं वो है D प्लस L, क्योंकि D तो इस लाइन की दूरी मिरर से है और L ये, तो D प्लस L हो गई दूरी, बड़े D प्लस L, हाइट अपॉन बेस, यहां भी हाइट अपॉन बेस, तो बेस B, इसको मैं B बोल देता हूं, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस। तो ये 1 हो गया रेशियो, और यहां से जो B की वैल्यू आती है वो आती है D प्लस L। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट का आंसर आ गया कि कितने डिस्टेंस तक उसको वो इमेज दिखाई पड़ेगी, वो कितना आया D प्लस L। अभी सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में बहुत आसान है, वो बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रहा है, तो यहां से यहां मूव करने में जितना टाइम लगेगा ऑब्जर्वर को, उतने टाइम तक उसने इमेज देखा होगा। तो टाइम निकालने के लिए जो भी डिस्टेंस वो चलेगा b, उसको मैं स्पीड u से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, d प्लस L अपॉन यू। तो ये बच्चों आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो बच्चों अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू की। ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू पे आते हैं। ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू क्या है बच्चों, ध्यान से सुने, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने लिए। पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप साथ साथ चाहो तो नोट कर लो मैं क्या बता रहा हूं। इट इज द रीजन, इट इज द रीजन, अब इसको समझाऊंगा मैं, आप पहले नोट कर लो। इट इज द रीजन ऑफ इमेज वर्ल्ड, इमेज वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड which a particular observer is able to view। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड का वो हिस्सा जो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर देख पा रहा हो, उसको क्या कहते हैं अपन, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। पहले इसको आप नोट कर लो, पॉज करके स्क्रीन जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर मैं भी आगे बढ़ता हूं। मैं इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां देखो, इसको अभी समझ में आएगा इस लाइन का मतलब जो मैंने लिखा है, बहुत आसान सी बात है। जैसे मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं, एक जैसे कि आप ऐसा मानो कि एक रूम है और इस रूम में, अभी चुपचाप सिर्फ सुनो, कुछ लिखना मत अभी। इस रूम में लेट अस से ये वॉल है और फ्रंट व्यू है रूम का। यहाँ पे सीलिंग पे एक फैन लग रही है, लेट अस से सीलिंग पर एक फैन लग रही है, और यहाँ पर एक मैन खड़ा है, स्टूडेंट है कोई खड़ा है, उसके पास में लेट अस से यहाँ पर कोई एक वॉल पर एक मिरर लगा हुआ है और सामने इसके लेट अस से कोई एक फ्लावर रखा हुआ है, पीछे कोई टेबल रखी हुई है। तो इस मिरर में जो इमेज बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ मिरर। कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ मिरर, मिरर का साइज कुछ भी हो, प्लेन मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो मिरर का साइज कुछ भी हो, वो प्लेन मिरर कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड को देखूं तो ऐसा लगेगा जैसे मानो इसका एज इट इज इमेज जो लैटरली इन्वर्टेड इमेज होगा वो यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ होगा। इसको रफली ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, और ये मैन का भी इमेज आएगा साथ में, यहाँ पे मैन का इमेज आया लेटस से, सीलिंग पे जो फैन है उसका इमेज बना होगा लेटस से, और पीछे टेबल है तो उसका भी टेबल का इमेज बना होगा। अब ये पर्टिकुलर मैन, ये पर्टिकुलर मैन जो है ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर है, इस गिवन मिरर में से ये वर्चुअल वर्ल्ड की तरह इसको एज्यूम करें कि पूरा का पूरा ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये गिवन ऑब्जर्वर इस गिवन मिरर में से वर्चुअल वर्ल्ड का कितना हिस्सा देख पा रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड का कितना हिस्सा देख पा रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। इसी को क्या कहते हैं अपन, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, इसको ऐसे मानो कि कोई वर्चुअल वर्ल्ड है और ये विंडो है जहां से ये झांक रहा है, तो इस विंडो में से ये वर्चुअल वर्ल्ड का क्या क्या हिस्सा यहां से देख पा रहा होगा वो कहलाएगा इसका ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू। तो दोनों में क्या अंतर है, इमेज फील्ड ऑफ व्यू में एक पर्टिकुलर इमेज देखने की बात होती है कि एक पर्टिकुलर इमेज है वो कहां कहां से दिखाई पड़ रही है, ये हो गया इमेज फील्ड ऑफ व्यू। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर फिक्स्ड है, यही ऑब्जर्वर है, इसको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल वर्ल्ड का क्या क्या हिस्सा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। तो ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं बच्चों, तो आप तो बस क्या क्या करो कि इस ऑब्जर्वर की आईज से रेज बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो वर्चुअल वर्ल्ड में। ऑब्जर्वर की आईज से रेज बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो वर्चुअल वर्ल्ड में। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी चीजें इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों लाइंस के बीच में आएंगी, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। क्या करना है आपको, ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए क्या करना है, मैंने बताया कि ऑब्जर्वर की आईज में से मिरर के एक्सट्रीम्स पर रेज बनाओ, ऑब्जर्वर की आईज में से मिरर की एक्सट्रीम्स पर रेज बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो वर्चुअल वर्ल्ड में। तो वो वर्चुअल वर्ल्ड का जो जो हिस्सा इसमें आएगा ये सब ऑब्जर्वर फील्ड, ये सब चीजें वो देख पा रहा होगा, अपना कुछ हिस्सा देख पा रहा होगा, खुद का फ्लावर थोड़ा सा देख पा रहा होगा, पीछे का टेबल थोड़ा सा देख पा रहा होगा, फैन का कुछ हिस्सा देख पा रहा होगा। तो ये हो गया ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। तो इसको सवाल करके ही हम अच्छे से समझ पाएंगे कि यही क्यों है ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू, यही हिस्सा क्यों इसको दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो मैंने ट्रिक से बता दिया कि ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है, इसको क्या क्या दिखाई पड़ेगा वो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। यही यही क्यों दिखाई पड़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो इसको चुपचाप पहले आप नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको हटाता हूं मैं यहां से। तो एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं इसको बच्चों। ये एग्जांपल है, लेट अस से ये कोई ऑब्जर्वर है और ये इसका आईज लेवल है, आई लेवल, और लेट अस से यहां पर इस वॉल पर इसको मिरर लगाना है, ये वॉल है, इसको मिरर यहां पे फिट करना है इस वॉल पर। तो मिरर की कम से कम लेंथ क्या हो, ऑब्जेक्ट का ओवरऑल हाइट, जो मैन है ऑब्जर्वर है उसका ओवरऑल हाइट जो है वो मैंने h एज्यूम किया हुआ है, h इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहां पे वो कम से कम कितनी साइज की मिरर लगाए, फाइंड, क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप क्वेश्चन नोट करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो चाहो तो एक बार। फाइंड मिनिमम साइज ऑफ मिरर required by man to view his complete image. To view his complete image, अपनी complete image देखने के लिए कम से कम साइज कितना लगाए मिरर का, यहां पर ये पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले तो अपन इसका इमेज बना लेते हैं कि ये पूरा इमेज दिखाना है। तो पहले जो मैंने ट्रिक बताई उसी ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं, आप साथ साथ सीखो। एक सवाल हम साथ साथ करते हैं, नहीं तो अगर आपसे ज्यादा दिक्कत आ रही हो करने में तो एक क्वेश्चन साथ साथ करो, फिर आगे कई सारे एग्जांपल करने जो आप खुद से ट्राई करना।
तो इसमें मैंने क्या किया, पहले इस ऑब्जर्वर का पहले इमेज बना दिया यहाँ पे, ये लो एज इट इज इमेज बना दो, पूरा इमेज देखना है। एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एक पर्टिकुलर है ये, और इसको अपनी खुद की पूरी इमेज देखनी है। ऐसा नहीं है कि इमेज को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात हो रही है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता कि इस पर्टिकुलर इमेज को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं तो इमेज फील्ड ऑफ व्यू की बात होती। ऑब्जर्वर के बारे में बताया, यही ऑब्जर्वर है, इसी को दिखाना है, पूरा इमेज दिखाना है, वो एक अलग बात है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की बात हो रही है तो ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या करो आप ऐसा सोचो कि अगर आप मिरर बहुत बड़ा लोगे, इस वॉल पर बहुत, पूरा वॉल जितना, मान लो इतना बड़ा मिरर ले लिया आपने, इतना बड़ा मिरर ले लिया, इतना बड़ा मिरर ले लिया, खूब बड़ा मिरर, तब तो ये पूरा का पूरा दिख ही जाएगा, इसको अपना पूरा का पूरा इमेज देख ही लेगा। इस केस में, इस वाले केस में अगर इतना बड़ा मिरर ले लिया मैंने, अगर आप देखोगे इस ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू, कि उसको वर्चुअल वर्ल्ड का क्या क्या हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, तो आप ऐसे बनाओगे, आई से एक्सट्रीम तक रे बनाओगे, आई से एक्सट्रीम तक रेज बनाओगे और उसको आगे बढ़ा दोगे। यहां पर भी आई से एक्सट्रीम तक रे बनाओगे और उसको आगे बढ़ा दोगे, तो आप बोलोगे इतना हिस्सा वर्चुअल वर्ल्ड का इसको दिखाई पड़ा होगा। तो बड़ा मिरर लेने से तो आपको दिख ही जाएगा पूरा का पूरा। हमें क्या निकालना है, कम से कम साइज कितना हो, छोटा से छोटा साइज कितना हो, ताकि वो पूरा इमेज उसको दिख जाए। तो मैंने क्या किया, यहां से मिरर को छोटा करना स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा और छोटा मिरर लेते हैं, थोड़ा छोटा मिरर लेंगे, और छोटा मिरर ले लिया, इतना ही। यहां भी छोटा कर देते हैं मिरर को, कि वॉल तो ये पूरा है पर मिरर छोटा है। तो मिरर आप नोटिस करो, अगर छोटा मिरर लूंगा तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो भी कम हो जाएगा। देख लो आप, फील्ड ऑफ व्यू, ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया, और छोटा करोगे फील्ड ऑफ व्यू और कम हो जाएगा। तो आपको तो मिरर इतना लेना है कि ये वाला पूरा का पूरा इसको दिख जाए। तो हमारा मिरर का साइज कम से कम इतना होना चाहिए कि जो भी फील्ड ऑफ व्यू बन रहा हो उसमें ये जो इमेज है ये पूरा का पूरा जस्ट समा रहा हो, जस्ट उसके अंदर आ जाए। तो आप तो क्या करो कि ऐसा यहां से दो रेज बनाओ और इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करो कि फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जस्ट फिट हो रहा हो ये। तो एक रेस के पैरों पर ऐसे और एक रेस के सर पे, ये देखो। इससे छोटा ये जो मैंने बनाया, ये वाला थर्ड, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड और ये थर्ड, इस वाले केस में इतने ही मिरर की जरूरत पड़ेगी। आप देखो, इतने ही मिरर की जरूरत पड़ेगी। और इससे छोटा लूंगा तो क्या होगा, इससे भी छोटा मिरर लोगे तो फील्ड ऑफ व्यू और कम हो जाएगा और वो पूरा इमेज एग्जैक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो मिरर का साइज आएगा यही हमारा स्मॉलेस्ट साइज है जो हमें चाहिए पूरा इमेज मैन का देखने के लिए। इस मैन को कम से कम इतना साइज चाहिए। तो बाकी सारी रेस को मैं हटा देता हूं यहां से। तो आपको ये थॉट आ सकता है कि सर ये, पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये लेंथ निकालते हैं, फिर मैं थोड़ी सी बातें और बताऊंगा इसके बारे में। अगर ये लेंथ आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि अगर ये डिस्टेंस लेटस से है l, तो मान तो ये डिस्टेंस भी l होगी, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना ही दूर इमेज होता है। अच्छा, ये दूरी को मैं x बोल लेता हूं, यही x निकालना है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये ले लो छोटा वाला, और एक ट्राइंगल ये ले लो बड़ा वाला। इस वाले ट्राइंगल का हाइट बताओ, हाइट वो है l, वो है l, ठीक है। इसका बेस, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस वो है x, वही तो निकालना है, इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट वो हो जाएगा 2l। यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो कितने लेंथ का आएगा 2l, तो ये हो गया 2l। और बेस, इसका बेस कितना है, हाइट ऑफ मैन के बराबर, तो h। तो आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, h/2, विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन। मतलब आदमी को कम से कम जो शीशे की साइज चाहिए होगी, कम से कम मिरर का साइज, अपना पूरा साइज इमेज देखने के लिए, फुल साइज इमेज, वो अपने हाइट का आधा लेंथ का मिरर चाहिए होगा। अगर आदमी की हाइट h है तो मिरर जितनी रिक्वायरमेंट होगी अपना पूरा इमेज देखने के लिए, कितने लेंथ की मिरर चाहिए उसको, अपने लेंथ का आधा, h/2। देखो बच्चों, अब आपको दिमाग में ये थॉट आ सकता है सर ये एकदम से हमें कैसे क्लिक करेगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप पहले फुल वॉल पर मिरर ड्रॉ कर लो। आप तो फुल वॉल पे मान लो पूरा फुल मिरर है, ऐसे एज्यूम कर लो, और आप ऐसा फील्ड ऑफ व्यू बनाओ जो एग्जैक्टली
आपको पूरा मैन का इमेज दिखाना है, फुल इमेज दिखानी है मैन की आपको, तो आप तो ऐसा फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, ऐसा मान लो, एज्यूम करो कि ये इतनी साइज पूरी की पूरी मिरर है। अभी कम से कम मिरर कितना इसमें से लें ताकि ये पूरा दिख जाए, तो आप तो ऐसा फील्ड ऑफ व्यू बनाओ जिसमें ये आदमी एग्जैक्टली फिट बैठ रहा हो, ऐसा फील्ड ऑफ व्यू बनाओ जिसमें ये आदमी एग्जैक्टली फिट बैठ रहा हो। तो इसके सर से एक रे ऐसे पार करा दी, तो इतना ही फील्ड ऑफ व्यू से काम चल जाएगा, तो मिरर इतना से ही काम चल जाएगा। ये है सोचने का तरीका। अभी और एग्जांपल करेंगे बच्चों आगे, तो और आपको सीखने को मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। तो अब एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू के नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो ये है नेक्स्ट एग्जांपल इसका, कि जैसे मान लो आप, क्या केस है अपने पास कि एक ऐसे मैन खड़ा है वॉल के सामने, और वॉल पर एक मिरर है, ये मिरर की जो लेंथ है बच्चों वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी है 20 सेंटीमीटर। मैन की लेंथ है हाइट ओवरऑल 200 सेंटीमीटर। अब मैन का हेड लेवल और आई लेवल सब एक ही है, अलग अलग नहीं बनाया, तो वो एक ही मानना है। और ये जो डिस्टेंस है मैन की 4 सेंटीमीटर है वॉल से, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ फ्लोर विच lies inside observer's field of view। ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में फ्लोर का कितना लेंथ आएगा ये आपको बताना है। तो पहले तो इसको आप पॉज करके खुद से ट्राई करें और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को यहां से चेक करें। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं। तो मैं पहले इसका ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू बनाता हूं। आपको पता है ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके आई से मिरर के एक्सट्रीम तक रेस को बनाएं और उसी को एक्सटेंड कर दें। तो इसके आई से मिरर पर रेस बनाया और इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसा कुछ। अब क्या है बच्चों की, जैसे ये थोड़ा सा इसमें अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो लेंथ कट कर रहा है, फील्ड ऑफ व्यू जो लेंथ कट कर रहा है फ्लोर में, वो ये लेंथ है, ये लेंथ डी बोल देता हूं। इस डी को अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें अपन दो थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे, ये ट्राइंगल्स को तो यूज करके मैं पहले ये एक्स निकालूंगा, ये वाली वैल्यू, इसको एक्स बोल देता हूँ। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस एक्स, और फिर ये वाली वैल्यू निकालूंगा वाई, और फिर वाई और एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो x निकालता हूं बच्चों। पहले तो x कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए ये ट्रायंगल में पहले नोमेनक्लेट कर देता हूं। लेट अस गिव इट सम नेम, ए बी, इसको सी डी ई, इसको f और इसको g मान लेता हूं, इस पॉइंट को। तो इस ट्रायंगल को लेता हूं पहले, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको सिमिलर करता हूं, तो उससे मुझे x मिल जाएगा। कौन कौन से ट्रायंगल को कर रहे हैं यहाँ लिखता हूं मैं। ट्रायंगल ए एफ बी is similar to triangle DFE, DFE, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी से अपन लिख सकते हैं कि छोटे वाले का ट्रायंगल, तो ये देखो इसका एंगल ये वाला बराबर हो गया, इसका ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल कॉमन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कौन से ट्रायंगल की बात है। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला, तो इसका हाइट हो जाएगा x, छोटे वाले का हाइट x अपॉन छोटे वाले का बेस 20, बड़े वाले का हाइट 200 अपॉन बड़े वाले का बेस। बड़े वाले का बेस कितना बच्चों ध्यान से देखना, ये है पूरा बेस बड़े वाले का, तो 400 प्लस x, 400 प्लस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से जो x की वैल्यू आपको निकल के आएगी वो आएगी 400 बाय 9 सेंटीमीटर। आप खुद से सॉल्व करके देखो इसको, यू विल गेट x इक्वल्स टू 400 बाय 9। अब क्योंकि x मिल गया अपने को, तो ये y निकालता हूं। y कैसे निकालूंगा, अगेन दो ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा। थोड़ा सा यहां पे हटाता हूं इसको। तो इस बार कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूं ध्यान से देखें। एक ट्राइंगल ये ए जी बी, एक ट्राइंगल ये हो गया, और एक ट्राइंगल ये वाला सी
जी ई, सी जी ई, यहां लिख देता हूं मैं, ट्राइंगल कौन कौन सा सिमिलर कर रहा हूं, ए जी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी जी ई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देखें बड़े वाले का हाइट, देखें बड़े वाले का हाइट तो आ जाएगा 200, ये बड़े वाले का बेस 400 प्लस वाई, यहां तक 400 और प्लस वाई, तो 400 प्लस वाई। बड़े वाले का हाइट अपॉन बड़े वाले का बेस इज इक्वल्स टू छोटे वाले का हाइट, वो हो जाएगा 40 अपॉन छोटे वाले का बेस इज वाई। यहाँ पे जो मैंने 200 लिया है वो इसका हाइट था, इस वाले का ये हाइट लिया मैंने, बड़े वाले का एक बार फिर से देख लो, बड़े वाले का हाइट 200, यहाँ लिखा हाइट अपन बड़े वाले का बेस इस 400 प्लस वाई, फिर छोटे वाले का हाइट इस 40, 20 प्लस 20 40, और बड़े वाले का सॉरी छोटे वाले का जो ये बेस है वो है वाई। इसको सॉल्व करोगे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर डी है फ्लोर लेंथ वो हो जाएगा y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स से जो वैल्यू मिलेगी वो होगा 100 माइनस 400 बाई 9 विच इज इक्वल्स टू 500 बाई 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ बच्चों, ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू का नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें कुछ ऐसा है कि एक मैन है जिसकी हाइट अपने को अगेन गिवन है 1.5 मीटर है, और यहां पर वॉल है और वॉल पर पॉइंट 8 मीटर, ये डिस्टेंस 0.8 मीटर है, और 0.8 मीटर ऊपर यहां पर एक मिरर है, और मिरर की जो लेंथ है बच्चों वो है 0.3 मीटर। ठीक है, अब क्या है कि अपने को निकालना है कि ये ह्यूमन जो है, मैन जो है, अपने खुद का कितना लेंथ देख पाएगा। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड लेंथ ऑफ हिज ओन इमेज सीन बाय मैन। मैन खुद का अपना कितना इमेज मिरर में देख पाएगा। तो इसको पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो आप, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और फिर अपन इसको वापस से ट्राई, अपने सोल्यूशन वाले पार्ट को समझाऊंगा। तो मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे ही आता हूं डायरेक्ट। तो अगेन बच्चों आप देख सकते हो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वर्स फील्ड ऑफ व्यू। तो पहले आदमी की पूरी इमेज बनाते हैं कि ये मिरर जो है वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, यहाँ पर उसका साइज कुछ भी हो इट विल फॉर्म कंप्लीट इमेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ मिरर इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर ड्रॉ करूं मैं इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि इसको थोड़ा फिगर को और अच्छे से बनाते हैं, ये थोड़ा और ऊपर दिखाते हैं। ये यहां पर कुछ ऐसा होगा, तो ये 0.8 मीटर है और ये है मिरर 0.3 मीटर का। तो मिरर के एक्सट्रीम से ऐसे रे बनाए, तो आप देख सकते हैं इतना लेंथ होगा वो खुद का जो देख पाएगा। इसको मैं बी बोल देता हूं, बी। तो आप अगेन दो ट्राइंगल ले लें, इस वाली लेंथ को आप कुछ एक्स मान लें, तो मान तो ये वाली लेंथ भी एक्स हो जाएगी, ये वाली लेंथ बी डैश, ये निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, तो पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इनको सिमिलर कर देते हैं। लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो दो ट्राइंगल जो मैं ले रहा हूं, कौन कौन से ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ए सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, वैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। तो इसकी जो हाइट आएगी वो आएगी एक्स अपॉन जो बेस आएगा वो आएगा बी डैश। इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो आएगी 2x और जो बेस आएगा वो आएगा b।
तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो b की जो वैल्यू आई बच्चों, ये b डैश एक्चुअली मिरर की लेंथ है जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है, b डैश के लिए 0.3 गिवन है, तो b की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स b डैश विच इज 0.6 मीटर। तो b डैश 0.3 दिया हुआ है, मिरर की जो लेंथ है 0.3 है। तो बच्चों ये हो गया अपना जो लेंथ वो देख पाएगा खुद का 0.6 मीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन नए टॉपिक पे, जो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग केसेस में, इसकी बात अब हम करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसमें क्या पढ़ना है अपने को कि क्या फर्क पड़ेगा इमेज जो बनेगा मिरर से, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो अपन पढ़ेंगे। इसको अपन दो केस में बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या कि फर्स्ट केस पढ़ेंगे केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर मिरर जो है वो रेस्ट पर है। इसको अपन ध्यान में रखते हुए अपने डेरिवेशंस करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है इसको यहां देखें। जैसे मिरर मान लेता हूं कि मिरर है, प्लेन मिरर, वो फिक्स्ड है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसका मूवमेंट हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी दो तरह से हो सकता है। एक तो या तो ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करे। ये मिरर का प्लेन है, लेट अस से ये मिरर का प्लेन है, तो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करे, या ये ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव करे। तो पैरेलल मूवमेंट का क्या मतलब होगा, जैसे कि आप एज्यूम करें कि ये मिरर है, लेट अस से ये प्लेन है, ये मिरर है और इसका प्लेन ये y एक्सिस मान लें कि ये y एक्सिस है, लेट अस से ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए, और ये आपकी तरफ z एक्सिस है। तो ये जो z एक्सिस है और y एक्सिस है, इससे जो प्लेन बनेगा y एक्सिस और z एक्सिस से जो प्लेन बनेगा उसको कहेंगे हम YZ प्लेन। क्या कहेंगे इसको अपन, YZ प्लेन, ये वाला प्लेन YZ प्लेन। तो मिरर का प्लेन इज बेसिकली YZ प्लेन। तो मिरर का प्लेन जो है YZ प्लेन, इसमें जो मूवमेंट होंगे, इसमें जो मूवमेंट्स होंगे वो ऐसे हम सोच सकते हैं कि अगर पार्टिकल y में मूव करे तो कैसे मूव कर रहा है, मिरर के प्लेन के पैरेलल। अगर पार्टिकल z में मूव करे यूं, इस तरह से, तो वो भी किधर मूव कर रहा है, फिर से मिरर के प्लेन के पैरेलल। तो दो एक्सिस के अलोंग मूवमेंट इसके मिरर के पैरेलल मूवमेंट कहलाएंगे। किस दो एक्सिस के, जो एक्सिस से मिरर का प्लेन बन रहा है। मिरर का प्लेन किससे बन रहा है, फिर से रिपीट करता हूं, ये मिरर का प्लेन है। इस एग्जांपल में लेटर से ये मिरर अंदर डाली हुई है यूं, ये मिरर है लेटर से, ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है बच्चों, ये हो गया YZ प्लेन। तो अगर ऑब्जेक्ट यू मूव करता है लेटर से, देखो ये मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, मिरर के प्लेन के पैरेलल y एक्सिस, ये ऐसे मूव करे मिरर के प्लेन के पैरेलल, या z में मूव करे, z में, तो अगेन ये मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है। YZ से मिरर का प्लेन बना है, या तो y में मूव करे या तो z में मूव करे, वो मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर। लेकिन अगर वो x में मूव करेगा, लेट से ये x एक्सिस है, वो अगर x में मूव कर रहा है तो वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चों क्या है यहां पे कि लेट अस से ऑब्जेक्ट, इसको दो केस में सॉल्व करेंगे। पहले तो केस 1 में भी हम दो केस लेंगे, केस A केस B। केस A क्या है वो कि ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर्स प्लेन। अभी हमने क्या माना है कि मिरर तो रुका हुआ है, मिरर इज एट रेस्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी कहां है, मिरर के प्लेन के पैरेलल, कुछ इस तरह लेट अस से ये। अगर ऑब्जेक्ट
मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव करेगा तो इमेज भी, यहां जो इमेज बनेगा वो भी सेम वेलोसिटी कॉपी करेगा। लेट अस से ये अगर v से मूव कर रहा है तो ये भी v से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। आप देख लो यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऐसे ही मूव करेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। या अगर ऑब्जेक्ट यू मूव करेगा तो इमेज भी यू मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेट अस से यहां पे मिरर है, मैं से आगे बढ़ूं 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी यहां से 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मिरर के प्लेन के पैरेलल मूवमेंट को इमेज एज इट इज कॉपी करता है। तो इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ, ये किस वेलोसिटी की बात हो रही है? वेलोसिटीज पैरेलल टू मिरर्स प्लेन, वेलोसिटीज पैरेलल टू मिरर्स प्लेन, वो वेलोसिटीज जो मिरर के प्लेन के पैरेलल हैं। जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो एज इट इज इमेज उसको कॉपी करेगा। ध्यान रखिए ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम मिरर को रुका हुआ मान के कर रहे हैं, मिरर रुका हुआ है ऐसा मानते हुए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। इसमें हमने ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर माना? मिरर के प्लेन के पैरेलल। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि अगर लेट अस से ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर्स प्लेन, अगर ऑब्जेक्ट मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करे तो क्या होगा? देखते हैं यहां पे, फिर से मिरर ड्रॉ करता हूं। लेट अस से ये मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर है इमेज, ये आई है, ये ओ है। लेट अस से ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान रहे अभी मिरर रेस्ट पर है, मिरर कैसा है? रेस्ट पर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इमेज भी उसी स्पीड से मूव करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये लेट अस से v से मूव कर रहा है पॉजिटिव x में तो इमेज v से मूव कर रही होगी नेगेटिव x में। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? यहां देखें आप, जैसे लेट अस से कि ये मिरर है और बहुत आसान सी बात है, इसको कोई भी ऐसे समझ सकता है बड़े आसानी से कि इनिशियली यहां पर ऑब्जेक्ट पोजीशन a पर, ऐसा मान लेते हैं, तो जो इमेज बन रहा होगा बच्चों वो यहां बन रहा होगा a डैश पर। मैं मान लेता हूं कि ये d दूरी पर है, ऑब्जेक्ट मिरर से d दूरी पर है, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बना होगा? d दूरी पर। अगर ऑब्जेक्ट x मूव कर गया, लेट अस से ऑब्जेक्ट मूव करके यहां पे आ गया, कितना मूव कर गया? x। ठीक है, ये b पोजीशन है, अब ऑब्जेक्ट b पोजीशन पर है, तो आप देखो मिरर से कितने दूरी पर है वो? मिरर से है वो d माइनस एक्स पर। मिरर से कितने दूरी पर है? d माइनस एक्स पर। तो जो इमेज बनेगा वो भी कितने दूर बनेगा? d माइनस एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है मिरर से, इमेज की दूरी भी मिरर से उतनी ही होती है। यहां पर बनेगा इमेज, ये हो जाएगा b डैश। तो आप देखो ऑब्जेक्ट x मूव किया तो इमेज कितना आगे आ गया, आप चेक करो तो आपको दिखाई देगा ये वाली दूरी भी x के बराबर ही है, क्योंकि ये d है और ये d माइनस एक्स है तो ये x आएगा। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट x मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इमेज मूव किया x नेगेटिव डायरेक्शन में, सेम टाइम में। जितने टाइम में ये यहां से यहां गया उतने टाइम में ये यहां से यहां आ गया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी v, इमेज की वही वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कब होगा? जब वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो वही वेलोसिटी वो कॉपी करेगा लेकिन अपोजिट, वही स्पीड कॉपी करेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई आपको? तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पर ध्यान रखना इस वक्त हम मिरर को रेस्ट पे मान रहे हैं तो इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लिखो। क्यों? क्योंकि मिरर को रेस्ट पे मानते हुए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन ये ऐसा बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पर एक माइनस का साइन लगा लो। कहने का मतलब इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर को अगर रुका हुआ माने, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर को अगर रुका हुआ माने,
वही होगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मिरर को रुका हुआ मानते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड बराबर। ये इसका मतलब हुआ। तो अपने को ऐसे फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले की तरफ ध्यान नहीं रखना है इसको, अपने को तो बस ऐसे इसकी फील आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट के मोशन से इमेज कौन सा मोशन उसको कॉपी करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो तो दो बातें सीखी हमने। अगर ऑब्जेक्ट, उसको कंक्लूड करता हूं, ऑब्जेक्ट के मोशन को यहां पे कंक्लूड करता हूं मैं। दो बातें सीखी हमने, क्या कि ऑब्जेक्ट का मोशन अगर पैरेलल हो, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। पैरेलल टू मिरर का मतलब क्या बच्चों? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। उस केस में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम है। ये लिखा भी था मैंने पहले, लेकिन मैं यहां पर उस समय मैंने ये लिखना भूल गया था। मैं ये अभी समझ रहे हैं इस बात को। ये तब देख रहे हैं अपन जब मिरर रुका हुआ है, मिरर को रुका हुआ मानते हुए आप ऐसा सोचें कि ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी है मिरर के रेस्पेक्ट में, वही इमेज की भी वेलोसिटी होगी मिरर के रेस्पेक्ट में। ये कौन सी वाली वेलोसिटी की बात हो रही है? जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मिरर के पैरेलल है। दूसरी बात क्या सीखी हमने इसमें? कंक्लूजन दूसरा वाला क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का नेगेटिव लोगे तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर मिलेगी। ये किसके लिए? फॉर परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के रेस्पेक्ट में, उसमें नेगेटिव लगाओ, उसका ठीक अपोजिट कॉपी कर लेगा कौन? इमेज। तो ये दो बातें सीखी हमने कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से क्या क्या फर्क पड़ेगा इमेज के मूवमेंट पर, क्या क्या कंट्रीब्यूशन आएगा ऑब्जेक्ट के मोशन का, इमेज के मोशन पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, ये हमने पढ़ लिया। अभी आपको पता है इन सारे केसेस में हमने मिरर को कैसा माना बच्चों? इन सारे केसेस में मैंने मिरर को भी रुका हुआ माना है। तो ये स्टोरी है। अब अगर मिरर का भी मोशन हो रहा हो तो क्या होगा, देखते हैं। इसको हटाता हूं मैं यहां से और केस 2 पढ़ते हैं अपन। केस 2 ऐसा मानते हुए कि ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड मिरर इज मूविंग, मिरर इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड मिरर इज मूविंग। तो इसमें भी दो केस में पढ़ेंगे अपन। केस ए कि मिरर का मूवमेंट है, मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स प्लेन। ठीक है, क्या मतलब है इसका समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये मिरर बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, बट जो मिरर है उसका मोशन है, और उसका मोशन किधर है? अपने ही प्लेन के पैरेलल। तो अपने ही प्लेन मतलब ये वाई जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो वाई जेड में ही अगर मिरर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है आपको दिखाई देगा, इमेज का कोई मोशन नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मानो आप नदी के किनारे खड़े हो और पानी बहने लग जाए। नदी में आपको अपनी परछाई दिख रही होगी, क्या परछाई पानी के साथ साथ बहने लग जाएगी? नहीं। अगर जो जिस चीज की परछाई बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड है, तो इमेज वहीं की वहीं रहेगी चाहे पानी बह भी क्यों ना जाए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां चुपचाप खड़ा है, फिक्स्ड है, मिरर का अगर मोशन भी हो जाए तो भी इमेज तो यहीं पर ही दिखाई पड़ेगी, इसको इमेज भी रेस्ट पर ही दिखाई पड़ेगी। इससे हम क्या सीखते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मिरर्स मोशन, मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के पैरेलल हो रहा हो, या मिरर यूं मूव करने लग जाए ऊपर से। पर मैं अगर यहां खड़ा हूं, जो मेरा इमेज बनेगा, लेट अस से यहां मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां इमेज बन रहा है, मैं मिरर को ऊपर भी कर लूंगा तो भी इमेज तो यहीं पे रहेगा, इमेज ऊपर नहीं चल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मिरर के वो मोशन के बारे में सोचे, किस मोशन के बारे में? जो उसके प्लेन के पैरेलल है। इस वाले केस में या तो इधर या तो यूं, ये प्लेन है मिरर का, तो या तो यूं या फिर इधर। इस मोशन से इमेज के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखते हैं यहां पे कंक्लूजन इस वाले पॉइंट का, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ
motion of mirror. There is no effect of motion of mirror parallel to its plane. Parallel to its plane. On the motion of image. On the motion of image. इमेज के मोशन पर मिरर के खुद के प्लेन के पैरेलल जो भी मोशन हो, मिरर का मोशन हो रहा है किधर, खुद के प्लेन के पैरेलल, उससे इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये एक पार्ट हो गया कि मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो फिक्स्ड है पर मिरर मूव कर रहा है किधर मूव कर रहा है, अपने प्लेन के पैरेलल. अब इसी में केस बी पढ़ता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लो चाहो तो. अब केस बी पे आता हूं. केस बी, मिरर मूव्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. अगर मिरर अपने ही प्लेन के यूं इस तरह से मूव करने जाए, जैसे v स्पीड से इधर, इसका प्लेन ये है, ये इसका प्लेन है, और अपने प्लेन के परपेंडिकुलर x, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हुई बच्चों, x, तो मिरर x में मूव करने लग जाए, तो उससे इमेज की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा उसको पढ़ते हैं. तो ये स्टेटमेंट अगर आप नोट कर लें फिर आगे बढ़ेंगे. तो क्या है बच्चों, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा. पहले मैं आपको कंक्लूजन बता दूं फिर मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा. अगर ऑब्जेक्ट अभी फिक्स मान रहे हैं, अगर मिरर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इमेज वही वेलोसिटी, वही डायरेक्शन में डबल द वेलोसिटी ऑफ मिरर एक्वायर कर लेता है. अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव करेगा तो इमेज इधर ही मूव करेगा, मिरर के ही मोशन में, के डायरेक्शन में, डबल वैल्यू से, डबल मैग्नीट्यूड से. जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो ये इधर 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा. कैसे, ये कैसे इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको यहां पे. जैसे बच्चों मान लो आप यहां पे प्रूव करते हैं इसका. लेट अस से ये मिरर है, अभी इस पोजीशन पर है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे लेट अस से, और ये है इमेज. लेट अस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो है d, मिरर से जो दूरी ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, d. तो इमेज की भी दूरी कितनी हो गई अभी, d. ठीक है. अब मैं मिरर को मूव कराता हूं. लेट अस से मिरर को मैंने x मूव करा दिया और अब मिरर यहां पर है, यहां पर है मिरर. कितना मूव करा दिया मैंने, x. मिरर को x शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराया, मिरर को शिफ्ट किया. तो ये मिरर की अब पुरानी पोजीशन हो गई और ये नई पोजीशन. अब मिरर यहां पर है, तो अब मुझे बताओ इमेज कहां बनेगा. ये ऑब्जेक्ट पुराना वाला, ये इमेज पुराना वाला. ऑब्जेक्ट तो मूव किया नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है. मिरर को यहां से उठा के यहां रख दिया, आगे बढ़ा दिया. कितना आगे बढ़ा दिया, यहां से यहां x आगे बढ़ा दिया, x. तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच कितनी दूरी है. तो आपको दिखाई देगा कि ये दूरी है बच्चों d माइनस एक्स. तो अब जो इमेज बन रही होगी, मानते हो वो इस वाले मिरर से d माइनस एक्स आगे इधर बन रही होगी, d माइनस एक्स यहां पे बन रही होगी. तो आप देखो इमेज कितना मूव किया, आपको दिख जाएगा. तो इमेज का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर जगह से, इमेज की दूरी, ये नई वाली इमेज होगी i डैश. मुझे ये दूरी देखनी है कि कितना इमेज मूव किया. मिरर को x मूव कराया तो इमेज कितना मूव किया मुझे चेक करना है. तो आप नए वाले मिरर से ही, नए वाले पोजीशन से ही इमेज को देखो, इस वाले इमेज को, तो आपको दिखाई देगा ये वाला पुराना वाला इमेज नए वाले मिरर से, नए वाले पोजीशन से d प्लस एक्स दूरी पर है. तो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक जो है आपको दिखाई देगी वो है d प्लस एक्स. ठीक है. और ये जो इमेज है नया वाला वो कितने दूरी पर है इससे, d माइनस एक्स. तो ये वाली दूरी जो आएगी बच्चों वो आएगा d प्लस एक्स माइनस ऑफ d माइनस एक्स, जो कि 2x के बराबर होगा. तो यहां से अपने को क्या समझ में आया, यहां से अपने को ये समझ में आया कि मिरर अगर x मूव किया तो इमेज कितना आगे बढ़ गया, 2x, डबल. तो अगर मिरर जिस डायरेक्शन में मूव किया उसी डायरेक्शन में इमेज भी शिफ्ट हुआ, जिस अमाउंट से हुआ उसके डबल अमाउंट से शिफ्ट हुआ. तो ये कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि इफ मिरर मूव्स perpendicular to its plane, then image will have twice the velocity
ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी बोला है तो डायरेक्शन के साथ, मतलब डायरेक्शन वही पर मैग्नीट्यूड डबल। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं मैथमेटिकली इसको कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, जो वेलोसिटी इमेज की होगी वो 2 टाइम्स होगी मिरर के वेलोसिटी के। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पर हमें इस तरह से फॉर्मूले कोई ध्यान नहीं रखना, हमें तो बस चीजों को समझना है और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। तो अब बच्चों एग्जांपल्स पे आते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उस बातों को वापस से रिवाइज करते हैं जो अभी अभी हमने सीखा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये एग्जाम्पल है कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड से, और इमेज मूव कर रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड से। और तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, फिर इकट्ठा डिस्कस करेंगे सबको। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक यहां लिख देता हूं। आप पहले सारे क्वेश्चन एक साथ नोट कर लें, फिर खुद से ट्राई करें। और फिर जैसे इस वाले क्वेश्चन में लेटेस्ट से ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से, और इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री या 37 डिग्री लेटेस्ट से, और मिरर मूव कर रहा है यूं 5 मीटर पर सेकेंड से। हर केस में हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है। नेक्स्ट केस इज कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेस्ट पर है, और मिरर मूव कर रहा है कुछ इस तरह से। ये लेटेस्ट से 20 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल है लेटेस्ट से 53 डिग्री। तो आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये सॉल्व करें, और एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करूँ। तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जो सीखा बस उसी को अप्लाई करो। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेटेस्ट से इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल है 37, और मिरर मूव कर रहा है यूं लेटेस्ट से 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल है लेटेस्ट से 45। तो हर केस में आप इमेज की वेलोसिटी निकाल के दें। ग्राउंड के फ्रेम में क्या इमेज की वेलोसिटी होगी, तो पहले स्क्रीन को पॉज कर लें, खुद से ट्राई करें चारों केस, और फिर सबका आंसर लिखें। मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं। तो इसको देखें, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मिरर रेस्ट पर है, मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं है। ऑब्जेक्ट की 2 वेलोसिटी है, एक मिरर के प्लेन के पैरेलल और एक मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। इमेज की जो वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मिरर के प्लेन के पैरेलल है वो तो एज इट इज इमेज को मिल जाएगी। तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर होगी वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो ये इधर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेटेस्ट से मैं इस वाले डायरेक्शन को y मान रहा हूं और इस वाले को अगर x मान रहा हूं, तो मैं इसकी वेलोसिटी कह सकता हूं -2i कैप प्लस 4j कैप। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इस वाले पार्ट पर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को पहले कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। तो इधर हो जाएगा 10 cos 37 जो कि 8 के बराबर आएगा, और 10 sin 37 जो कि 6 के बराबर आएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड थी इसकी वेलोसिटी, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया मैंने। मिरर का कंट्रीब्यूशन भी लेना है, इधर मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पहले मैं लूंगा ऑब्जेक्ट का, बारी बारी से दोनों का कंट्रीब्यूशन। पहले ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन लो। ऑब्जेक्ट की इस वाली 6 को वो एज इट इज कॉपी कर लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल होती है, इमेज वही वेलोसिटी कॉपी करता है। और इस 8 के कारण इसके पास 8 इधर आएगा, सेम पर अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इमेज उसको कॉपी करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन तो हो गया। पर इस बार मिरर भी मूव कर रहा है, तो उसके कारण देखते हैं क्या होगा। अब मिरर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 5 से, तो ये मिरर का मूवमेंट है वो खुद के प्लेन के पैरेलल है। और हमने पढ़ा था कि अगर मिरर का मूवमेंट खुद के प्लेन के पैरेलल हो तो इससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मिरर के कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में बच्चों आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है।
तो इमेज पे ऑब्जेक्ट का कोई मोशन का इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास कोई मोशन ही नहीं है। तो सिर्फ मिरर का अब कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मिरर की वेलोसिटीज को तोड़ता हूं, इधर आएगा, इसको आप कंपोनेंट में तोड़े तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 16। ठीक है, ये cos 53 और ये sin 53। तो ये जो 12 है मिरर का, ये वाला जो मोशन है मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इमेज वही वेलोसिटी डबल अमाउंट का कॉपी करता है, मतलब इसके पास 24 होगा इस तरफ। और मिरर का जो मोशन 16 है वो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, और मिरर के प्लेन के पैरेलल जो मोशन होता है उससे इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, 24 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। इसको -24 आई कैप भी बोल सकते हो। अब इस पे आते हैं, इस वाले सवाल पर। इसमें मैं ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी को तोड़ता हूं कंपोनेंट्स में, और मिरर की वेलोसिटीज को भी कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, 37 डिग्री है, तो इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 12। आप खुद से कंपोनेंट ब्रेक करें, आपको दिख जाएगा। और मिरर का कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो ये 10 इधर भी आएगा और 10 नीचे की तरफ भी आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी लिखनी है तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, पहले वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की ये वाली वेलोसिटी 12 जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, वो एज इट इज इसके पास होगी 12। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट की ये वाली वेलोसिटी को देखें तो आपको दिखाई देगा ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इमेज के पास यही सेम अमाउंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 16 इधर। अब मिरर ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन तो ले लिया, अब मिरर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। आपको पता है मिरर की इस वाली वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है। मिरर की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के पैरेलल हो, उससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिरर की वेलोसिटी ये 10 है, ये वाली, इसके कारण इसके पास सेम इधर आएगा, इसी डायरेक्शन में, पर 20 अमाउंट का आएगा। मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसका ट्वाइस अमाउंट सेम डायरेक्शन में वो कॉपी करता है। तो 20 इधर, तो इधर 16 इधर 20, तो कुल मिला के क्या बचेगा बच्चों? तो कुल मिला के ऊपर की तरफ 12 है और कुल मिला के x डायरेक्शन में इस तरफ 4 है, इधर 20 इधर 16, तो कुल मिला के वेलोसिटीज आएगी इधर 12 और इधर 4। तो 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है बच्चों, उसको समझने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें और भी कर सकते हैं इस तरह के, जैसे कि जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे ये बोलूं कि मिरर ऐसे दिया हुआ है और इसमें दे दूं कि मिरर इज इन एक्स जेड प्लेन। कहां रखा हुआ है मिरर? एक्स जेड प्लेन पर। ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये आपकी तरफ z एक्सिस हो गया। फिगर में मैं ऐसे दिखा देता हूं z एक्सिस। तो यहां रखा हुआ है मिरर, कुछ यूं रखा हुआ है, ये मिरर है, एक्स जेड प्लेन में मिरर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां पर है इसके ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट है ये o, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि आप इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो आप खुद से पहले ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों सही, आप देख सकते हो कि मिरर का तो कोई मोशन है ही नहीं, मिरर को मैंने रेस्ट पर दिया है। तो ऑब्जेक्ट का वो वाला वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, वो वाला को तो इमेज एज इट इज कॉपी कर लेगा, और ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इमेज उसको अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करेगा। तो इमेज का वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पता है कि मिरर किस प्लेन पर है, एक्स और जेड। तो एक्स वाली वेलोसिटी जो भी ऑब्जेक्ट की है वो मिरर के प्लेन के पैरेलल रहेगी। एक्स में अगर मूव करता है यूं, ऑब्जेक्ट यूं मूव करता है, लेट अस से ये एक्स जेड प्लेन है, ये फ्लोर एक्स जेड प्लेन है, तो ये जो फ्लोर एक्स जेड प्लेन है इसमें अगर यूं कोई मूव करे ऑब्जेक्ट, तो वो मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, या यूं मूव करे जेड में तो भी वो मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है।
तो ये वाला मोशन और ये वाला मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, कौन कौन सा, एक्स डायरेक्शन में, वो मिरर के प्लेन के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मिरर एक्स प्लेन पर है। तो एक्स में अगर कोई भी मोशन होता है तो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, या जेड में कोई भी मोशन होता है तो वो भी मिरर के प्लेन के पैरेलल है। तो इस दोनों को तो एज इट इज कॉपी कर लेगा वो, 2i कैप और k कैप। पर जो z डायरेक्शन वाला है मोशन j, ये वाला डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले मोशन के से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वो मोशन जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इमेज उसी को अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करेगा। तो -3j कैप, दिस विल बी द आंसर। अब बच्चों इसी सवाल में मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं। लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके आप इसको खुद से ट्राई करना फिर से। लेट अस से मिरर है और इस बार मिरर का भी मोशन है। लेट अस से वेलोसिटी ऑफ मिरर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वही सेम, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्जेक्ट तो ये रस की वेलोसिटी गिवन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी बताएं। तो बच्चों फिर से वही करेंगे, इस बार भी क्वेश्चन में यही है कि ये जो मिरर है ये किस प्लेन पर है, एक्जेड प्लेन पर है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, मिरर इज इन एक्जेड प्लेन, मिरर इज इन एक्जेड प्लेन। तो इसको यहां से हटाता हूं बच्चों में। देखिए बच्चों इसको ध्यान से, तो पहले ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन लूंगा और फिर मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, जो पढ़ा है उसको फील से बस करूंगा कि पहले हम ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटीज जो मिरर के प्लेन के पैरेलल हैं, जो मिरर के प्लेन के पैरेलल हैं, उसको तो इमेज एज इट इज कॉपी कर लेगा। तो भाई मिरर का प्लेन कौन सा है, मिरर का प्लेन है XZ, दिया हुआ है XZ प्लेन में है मिरर। तो अगर मिरर XZ प्लेन पर है तो ऑब्जेक्ट की x वाली वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की z वाली वेलोसिटी वो मिरर के प्लेन के पैरेलल कहलाएगी। इसको एज इट इज कॉपी कर लेगा, तो 2i कैप और k कैप तो एज इट इज आ जाएगा। और ये वाली वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये j कैप है, ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो उसको इमेज अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करता है। तो यहां पे आ जाएगा -3j कैप। तो ये जो मैंने लिखा है इमेज की वेलोसिटी, ये अभी सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन लिया मैंने, ऑब्जेक्ट के मोशन का कंट्रीब्यूशन ले लिया। पर अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तब होता जब मिरर मूव नहीं करता। इस बार मिरर भी मूव कर रहा है तो मिरर के का भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहां पे और भी चीजें आएंगी अभी। तो मिरर का मोशन का क्या कंट्रीब्यूशन आता है, इमेज की वेलोसिटी में मिरर के मोशन का क्या कंट्रीब्यूशन आता है, मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के पैरेलल हो। तो उसका प्लेन है XZ, उसका प्लेन क्या है XZ, तो ये वाला और ये वाला। तो मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के, ये x वाला ये z वाला, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों के कारण तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिरर का सिर्फ किस वाले मोशन का फर्क पड़ता है, मिरर का वो मोशन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। उसका प्लेन क्या है भाई, उसका प्लेन XZ है, तो XZ मतलब उसके परपेंडिकुलर मतलब y डायरेक्शन हुआ, तो y डायरेक्शन मतलब j कैप। तो ये माइनस है, उसको इमेज डबल अमाउंट में कॉपी करता है सेम डायरेक्शन में। तो इसके कारण इसके पास आएगा -2j कैप। तो ये इमेज पे क्या फर्क पड़ा, मिरर के मोशन का, वो भी हमने लिख दिया। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा बच्चों यहां से वो क्या आएगा, वो आएगा 2i कैप, यहां से -3j कैप, यहां से -2j कैप। तो कितना है, -5j कैप और +k कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अभी हम वेलोसिटीज पर और भी एग्जांपल करेंगे, एक दो एग्जांपल और करेंगे, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करेंगे। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, वेलोसिटी पर ही कुछ और एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि अपने पास ऐसे दो मिरर्स दिए हुए हैं और ये दो प्लेन मिरर्स हैं। ये वाला जो एंगल है ये थीटा है और इसको मिरर 1 बोल रहा हूं, इसको मिरर 2। एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टली
बोल लो, या मिरर 1 के पैरेलल बोल लो, मिरर 1 के पैरेलल मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो इस वाले मिरर के पैरेलल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज formed by m2 with respect to image formed by m1। तो पहले सवाल नोट कर लें और फिर खुद से ट्राई करें और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पर आए। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं। तो अपने को क्या निकालना है समझते हैं सवाल में, कि दो मिरर्स हैं, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये वाला मिरर m1 कुछ ना कुछ इमेज बनाएगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वैसे ही m2 एक इमेज बनाएगा, उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। हमें क्या करना है, इस वाले इमेज m2 से जो इमेज बना है उसकी वेलोसिटी पता करनी है इस वाले इमेज के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले इससे इमेज बनाऊंगा और उसकी वेलोसिटी चेक करूंगा, फिर इससे इमेज बनाऊंगा और उसकी वेलोसिटी चेक करूंगा। तो इससे जो इमेज बनेगा, आप देख सकते हो बच्चों, ये इमेज कहीं यहां बनेगा, और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मिरर तो रेस्ट पर है, दोनों मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई, मतलब रेस्ट पर मानना है, और ये v से जा रहा है, मिरर के पैरेलल मूवमेंट है। तो मिरर के पैरेलल मूवमेंट, तो इमेज का भी मूवमेंट v होगा सेम डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट का मोशन जो मिरर के प्लेन के पैरेलल होता है, इमेज उसको एज इट इज कॉपी करता है, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं इस वाले मिरर से वेलोसिटीज ड्रॉ करता हूं। इस वाले मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटीज क्या क्या होगी वो देखने के लिए मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। एक कंपोनेंट इस मिरर के पैरेलल और एक कंपोनेंट इस मिरर के परपेंडिकुलर। तो एक तो इसके पैरेलल यूं आ जाएगा वेलोसिटी, ये एंगल थीटा है, तो आप देख सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा, ये आ जाएगा v cos थीटा। और एक मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये होगा v sin थीटा। तो जो भी बच्चों यहां पे इमेज बनेगी, लेट अस से इमेज यहां बनती है, तो ये वाला मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, तो इमेज के पास ये वाला मोशन एज इट इज आ जाएगा, कितना v cos थीटा। और जो ऑब्जेक्ट का ये वाला मोशन है ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, कितना v sin थीटा। सेम अमाउंट लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का वो मोशन जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इमेज उसी मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी कर लेता है। तो ये बच्चों हो गई वेलोसिटी सेकेंड इमेज की, इमेज 2 i2 की, जो m2 से बना है। हमें इसी की वेलोसिटी बताना है, पर किसके रेस्पेक्ट में बताना है? इसके रेस्पेक्ट में बताना। तो इसके रेस्पेक्ट में बताने का क्या मतलब है? इसको रोक करके इसको देखो, यही मतलब हुआ कि इसको स्टॉप कर दो और फिर इसको देखो। तो इसको स्टॉप करूंगा तो इसको v पीछे दूंगा, तो इसको भी v वेलोसिटी पीछे की तरफ सप्लाई करूंगा। तो इसका वेलोसिटी क्या क्या दिखाई पड़ता है, मैं यहां पे वापस से रीड्रॉ करता हूं। एक इधर v cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। अब इसके रेस्पेक्ट में देखने के लिए v इसको इधर दिया, तो इसको भी v इधर मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास v आ जाएगा, इस तरह से v। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इस v को फर्दर तोड़ लें, आप देख सकते हो बच्चों ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस v का एक टुकड़ा आएगा इधर, जो कि होगा ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, जो कि होगा v cos थीटा, और इसी v का एक टुकड़ा आएगा इधर, जो कि होगा v sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इस v को दो टुकड़ों में तोड़ा, एक v sin थीटा इधर और एक v cos थीटा इधर। तो ओवरऑल क्या क्या बच रहा है बच्चों, आप चेक करो, इधर इस डायरेक्शन में 2v sin थीटा हो गया, 2v, और ये v cos थीटा और ये v cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2v sin थीटा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चों 2v sin थीटा। इस वाले इमेज की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में आंसर इज 2v sin थीटा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ सिनेरियो ऐसा है अपने पास कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई है,
और इसका जो एंगल है, प्रोजेक्टाइल एक तरह से आप मान लो प्रोजेक्टाइल है, और ये 37 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया है। और यहां पर आप सोचो कि एक मिरर है, जो कि यहां पे एक मिरर लगा रखा है हमने ऐसे, प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर का जो एंगल है वो है 37 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कि कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम velocity of image with respect to observer will be minimum। कितने टाइम बाद इमेज की वेलोसिटी, जो भी इमेज फॉर्म होगा उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वर नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मिनिमम हो, कम से कम हो। तो पहले आप खुद से ट्राई करें सवाल को, एक बार वीडियो को पॉज करके, और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को यहां से देखें। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि वेलोसिटी इमेज की देखनी है, वो भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कब मिनिमम होगी, कि वो कब मिनिमम होगी। तो मिनिमम कितनी हो सकती है वेलोसिटी? 0। क्या 0 पॉसिबल है? चेक करें। कब, आपको क्या लगता है कि कब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी बराबर हो जाए? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल हो गई डायरेक्शन के साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 0 से मिनिमम कुछ नहीं हो सकता इस केस में। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड भी आप चाहो तो बोल लो, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मिनिमम कितनी 0 हो सकती है? वो कब हो सकती है? जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल हो। इक्वल हो सकती है कब? आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहां मिरर तो रुका हुआ है, मिरर की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर आ गई, मिरर के परपेंडिकुलर आ गई, तो मानते हो इमेज वही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करेगा, इमेज वही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करेगा, तो वेलोसिटी अलग हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि लेट अस से ये मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर मोशन शो कर रहा है, तो इमेज का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इनकी वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, डायरेक्शन तो अलग ही हो गया ना, तो कभी भी रिलेटिव 0 हो ही नहीं सकता इनका। इसलिए अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी मोमेंट पर इस मिरर के पूरी की पूरी वेलोसिटी इस मिरर के पैरेलल हो जाए, लेट अस से किसी मोमेंट पर इसका मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितना एंगल बनाए, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, तो उस मोमेंट पर इसका वेलोसिटी पूरा का पूरा पैरेलल होगा मिरर से, और जो भी इमेज की वेलोसिटी होगी वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, तो इनका रिलेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हमें वो वाला ड्यूरेशन खोजना है जब ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बन जाए हॉरिजॉन्टल के साथ 37। बाकी किसी भी मोमेंट पर अगर आप चेक करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिरर के पैरेलल भी आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर भी आएगी। तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले टुकड़े का डायरेक्शन बदल जाएगा और रिलेटिव 0 नहीं हो पाएगा। रिलेटिव 0 होने के लिए दोनों की वेलोसिटी को एग्जैक्टली इक्वल होना पड़ेगा, और तभी रिलेटिव 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा। तो वो तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल हो। तो 37 डिग्री पर अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितने पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर। तो अब तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया कि इनिशियली इसका 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 53 डिग्री इसका एंगल है, और कब इसका एंगल 37 हो जाएगा ये अपने को पता करना है। तो करते हैं, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। तो इनिशियली आप देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है 40 cos 53 और इधर है 40 sin 53। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 40 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड,
और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 40 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी इनिशियल हो गई। फाइनली जब इसका एंगल 37 हो चुका होगा तो लेट अस से इसकी वेलोसिटी v हो गई है। कितनी हो गई है? v। ठीक है, ये एंगल कितना हो चुका है बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ? इसका 37। तो इस वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट x में जो आएगा वो आएगा v cos 37 और y में जो आएगा वो आएगा v sin 37। तो x में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कभी चेंज नहीं होती, इस बात का फायदा उठाएं तो आपको दिखाई देगा v cos 37 इज इक्वल्स टू 24। यहां से सॉल्व करें तो cos 37 की वैल्यू इज 4/5 इक्वल्स टू 24। इसको आप कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा और ये 5 मल्टीप्लाई होगे 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस v की वैल्यू आई 30 मीटर पर सेकेंड। हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए y डायरेक्शन का मोशन सॉल्व कर लो आप। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 30 इंटू साइन 37 इज 3/5, ये 6 और ये 18 मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 32 मीटर पर सेकेंड और t टाइम बाद वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी हो गई? 18 मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। फाइनल वेलोसिटी 18, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 32 माइनस v इक्वल्स टू u प्लस 80। a g के बराबर है 10 नीचे की तरफ, तो नेगेटिव इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो ये आ जाएगा 32 माइनस 18/10 हो जाएगा टाइम का वैल्यू। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लें। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।